हेलो स्टूडेंट्स, मैं करतार सिंह तंवर आपका इंग्लिश की क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई वेलकम ऑल ऑफ यू गाइस। हम लोग लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं और लिटरेरी टर्म्स में आज हम लोग ड्रामा ड्रामा से रिलेटेड लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे। ड्रामा ड्रामा से जुड़े हुए जितने भी जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो लिटरेरी टर्म्स हैं, उन पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल we talk about drama. What is a drama? तो ड्रामा इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिटरेचर का ही वर्क होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। जैसे पोइट्री होती है, जैसे सोनेट होते हैं, एलिजी होती है, वैसे ड्रामा भी होता है। ड्रामा, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे, सटायर, ये सब भी एक तरह से लिटरेचर के ही वर्क होते हैं। तो ड्रामा कैसे अलग होता है? ड्रामा क्या होता है? एक ऐसा लिटरेरी वर्क होता है विच इज रिटन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बिफोर ऑडियंस बाय एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जिसमें वो कुछ डायलॉग्स बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्शन होता है, उसे आप ड्रामा कहते हैं। ड्रामा मीन्स जो स्टेज पर मंच पर परफॉर्म किया जाता है एक्टर्स के द्वारा, एक्ट्रेसेस के द्वारा, बिफोर ऑडियंस, सामने ऑडियंस बैठे होते हैं। ठीक है ना? तो इनमें ड्रामाज में कोई एक हीरो होता है, प्रोटैगोनिस्ट, एक विलन होता है, एंटागोनिस्ट, साथ में कुछ और कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे एंटी हीरो होगा। ड्रामा के अंदर स्टेज होगा, पर्दे होंगे, उसमें डायलॉग्स होंगे, राइटर होगा, उसमें डायरेक्टर होगा, डायरेक्शंस होंगे, उसमें लाइट्स होंगे, साउंड होगा, म्यूजिक होगा। तो एक तरह से ड्रामा एक कंपोजिट आर्ट है। बहुत सारे आर्ट को मिला करके एक ड्रामा बनता है, जिसमें एक्टिंग भी होगी, जिसमें सॉन्ग्स भी होंगे, जिसमें म्यूजिक भी होगा, जिसमें डायरेक्शन भी होगा, स्टेज की सेटिंग भी होगी पूरी। ठीक है ना? उसमें उसकी एक अलग, जैसे पर्दे हैं, कुछ पेंटिंग्स बनानी है, सब बहुत सारे काम होते हैं, उन सब का एक मिला जुला रूप होता है ड्रामा। एक कंपोजिट आर्ट होती है। इट्स अ वर्क ऑफ लिटरेचर। ड्रामा इज अ वर्क ऑफ लिटरेचर। इट इज अ कंपोजिट आर्ट। आर्ट का मिला जुला रूप होता है। इसमें बहुत सारी आर्ट को एक तरह से मिलाया जाता है। इसमें स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है ऑडियंस के सामने। ठीक है? आई होप कि आपको ड्रामा के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया पता चल गया होगा। ड्रामा केवल स्टेज पर हो ये जरूरी नहीं है, कई बार टीवी पर और रेडियो पर भी ड्रामास हो सकते हैं। आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं, आजकल जो टीवी पे नाटक और जो फिल्में आती हैं, ये सब एक तरह से कहीं ना कहीं ड्रामा का ही मॉडर्न फॉर्म है। ठीक है? तो ड्रामा में एक्ट्स होते हैं अलग अलग। ड्रामा के अंदर कई काइंड्स होते हैं। कौन कौन से ड्रामा है? ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, मेलो ड्रामा है, फार्स है, वो पोएटिक प्ले है, प्रॉब्लम प्ले है। देयर आर सो मैनी प्लेज। मॉरलिटी प्ले, मोरल प्लेज, मिरेकल प्लेज। ठीक है ना? बहुत सारे अलग अलग प्लेज होते हैं। इंटरल्यूड्स होता है, ओपेरा होता है। उन सब के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे कि छोटी बारीकियाँ, कि क्या सलीलकवी होती है, क्या असाइड होता है, कथारसिस क्या होता है, एनाग्नोसिस क्या होता है, पेरिपटिया क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों? तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं ड्रामा। देखिए, ड्रामा की अगर हम बात करें, लिटरेरी टर्म्स ड्रामा की पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं ड्रामा क्या होता है। एनी वर्क मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। ये क्या होता है? स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए होता है बाय एक्टर्स। कौन होते हैं इसके अंदर? परफॉर्म कौन करता है? एक्टर्स। तो स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए होगा, इसमें एक्टर्स होते हैं, बिफोर ऑडियंस। और किसके सामने किया जाता है? ये ऑडियंस के सामने। ठीक है? एनी वर्क मीन टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज बाय एक्टर्स बिफोर ऑडियंस इज नोन एज ड्रामा। द फॉर्म ऑफ कंपोजिशन डिजाइन फॉर परफॉर्मेंस इन द थिएटर। इसको थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। इन विच एक्टर्स टेक रोल्स ऑफ द कैरेक्टर्स। उसमें क्या होता है? कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी ड्रामा होगा तो उसमें कोई फादर होगा, कोई मदर होगा, कोई थीफ होगा, कोई किंग होगा, कोई वॉरियर होगा, कोई लवर होगा, कोई बिलव्ड होगी उसकी। ये सब अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। इनकी कहानियाँ बताने के लिए, इन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने के लिए एक्टर्स होते हैं।
तो इसमें इनके कैरेक्टर्स के रोल प्ले किए जाते हैं। परफॉर्म द इंडिकेटेड एक्शंस, कुछ उनको एक्शंस करने होते हैं, उनको चलना होता है, लड़ना होता है, सोना होता है, सोचना होता है। देर आर सो मैनी एक्शंस, वेदर फिजिकल और मेंटल। एंड अटर द रिटन डायलॉग, और ये बोले हुए जो डायलॉग्स, जो लिखे हुए डायलॉग्स होते हैं, जो राइटर लिख देता है, जो ड्रामेटिस्ट लिख देता है, जिसको प्ले राइट भी कहते हैं। ड्रामा लिखने वाले को प्ले राइट या ड्रामेटिस्ट कहा जाता है। तो वो जो डायलॉग लिखता है वो डायलॉग यहाँ पर एक्टर्स बोलते हैं। कैरेक्टर्स के जो डायलॉग्स होते हैं वो एक्टर्स बोलते हैं, ठीक है ना। डायलॉग लिखता कौन है? कोई प्ले राइट, कोई ड्रामेटिस्ट। उनको स्टेज पर परफॉर्म कौन करता है? एक्टर्स। इसलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में कि जो डायलॉग्स होते हैं स्टेज पर किसके माने जाएंगे? माने तो वो एक्टर्स के ही जाएंगे। आप बोलते भी हैं कि यार क्या गजब डायलॉग मारा अमिताभ बच्चन ने, क्या गजब डायलॉग मारा शाहरुख खान ने। तो ये जो डायलॉग्स हैं किसके माने जाएंगे? ये एक्टर्स के माने जाएंगे, ये प्लेयर्स के माने जाएंगे, ठीक है। ये रिटन डायलॉग को बोलते हैं अटर यानी बोलना। द कॉमन ऑल्टरनेटिव नेम फॉर ड्रामेटिक कंपोजिशन इज अ प्ले। ड्रामा को आजकल कॉमन, जो मॉडर्न जो लाइफ में जो लोग इसको आजकल मॉडर्न लिटरेचर में जो इसको नाम पड़ गया है वो प्ले बोलते हैं। ड्रामा का आजकल एक नाम और हो गया है प्ले। इसलिए ड्रामा लिखने वाले को ड्रामाटिस्ट भी कहते हैं, ड्रामाटिस्ट। और चूंकि ये प्ले भी कहते हैं तो उसको प्ले लिखने वाले को प्ले राइट भी कहते हैं। ध्यान रखना, प्ले राइट की स्पेलिंग PLAYWRIGST होगा। प्ले राइटर नहीं होगा, WRITER नहीं होगा, प्ले राइट होगा WRIGST। तो इस ड्रामा क्या होता है समझ में आ गया आपको? स्टेज पर एक्टर्स के द्वारा ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने वाला जो लिटरेरी वर्क होता है उसे आप ड्रामा कहते हैं। इसमें एक्टर्स होते हैं, इसमें डायलॉग्स होते हैं, इसमें एक्शंस होते हैं। इसको आजकल हम लोग प्ले भी कहते हैं, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों को। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ड्रामा मीन्स ए प्ले फॉर थिएटर। ये थिएटर के लिए हो सकता है, और मैंने कहा था टीवी और रेडियो के लिए भी होता है। ये टीवी और रेडियो के लिए भी हो सकता है। ड्रामा इज अ कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ये लिटरेचर का फॉर्म होता है, लिटरेचर का ही रूप होता है। ड्रामा इज अ कंपोजिट आर्ट। मैंने कहा था ड्रामा क्या होता है दोस्तों? कंपोजिट आर्ट होती है। कई कलाओं का, सिंगिंग का, म्यूजिक का, एक्टिंग का, डायरेक्शन का, प्रोडक्शन का, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ों का, कैमरा, लाइट, स्टेज सेटिंग्स, इन सब की आर्ट का मिला जुला रूप होता है। इसमें होता है स्टोरी लिखने वाला होगा, एक्टिंग होगी, पोइट्री होगी, आयरनी होगी, सटायर होगा। आयरनी होगी, सटायर। सटायर मतलब आप व्यंग करते हैं, आप कोई बुराई को कहना चाहते हो लेकिन उसको आप मजाक के रूप में कह देते हो, ठीक है ना, उस पर कटाक्ष करते हो, व्यंग करते हो। और सटायर का ही एक पार्ट होता है आयरनी। आयरनी इज अ पार्ट ऑफ सटायर, ये इसी का एक पार्ट होता है। तो इसमें आयरनी होगी बहुत सारी, जिसको ड्रामेटिक आयरनी भी कहते हैं। मतलब आप कहते कुछ और है और होता कुछ और है, आप कैरेक्टर को समझते हो अच्छा और निकलता बुरा है। इस तरह की बातें भी ड्रामाज में होती हैं। तो इसमें आयरनी होगी, सटायर होंगे। सटायर क्या होता है? सटायर इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, ये राइटिंग का फॉर्म होता है। आयरनी एंड ह्यूमर एटसेट्रा आर डिवाइस ऑफ सटायर। ये सब क्या होती है? सटायर की ही डिवाइस होती हैं, ठीक है। द ऑथर, द एक्टर, द स्टेज डायरेक्टर। ऑथर इसका पार्ट होता है, एक्टर पार्ट होते हैं, डायरेक्टर ड्रामा के पार्ट होते हैं। ऑल वर्क टू प्रोड्यूस द टोटल इफेक्ट। ये सारे मिलकर के ड्रामा में एक अच्छा इफेक्ट लाने का प्रयास करते हुए, इन सबकी मेहनत होती है ड्रामा के अंदर। बाकी जैसे पोएट्री वगैरह में तो केवल राइटर, केवल ऑथर होगा, यहाँ पे सब लोग को काम होता है। ए ड्रामेटिस्ट, इसको आप ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं और आजकल इसको प्ले राइट भी कहते हैं। ड्रामेटिस्ट स्पीक थ्रू हिज कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट बात है। ड्रामेटिस्ट जो अपनी बात बोलता है वो किसके थ्रू बोलता है? ड्रामेटिस्ट स्पीक्स थ्रू हिज कैरेक्टर्स। वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू बात करता है। ड्रामेटिस्ट जो अपनी मन की बात कहना चाहता है वो अपने कैरेक्टर के थ्रू कहना चाहता है। सारे कैरेक्टर्स की एक लिस्ट शुरू में ड्रामा के दे दी जाती है, इसको ड्रामेटिस्ट पर्सोने कहते हैं। वो डायरेक्ट जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके सबके अलग अलग डायलॉग्स होते हैं। वो डायलॉग एक्टर्स जो होते हैं, जो उन कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं,
वो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो इसमें जो ड्रामेटिस्ट होता है वो किसके थ्रू बात करता है, वो कैरेक्टर्स के थ्रू बात करता है, ठीक है। सो द डायलॉग्स आर रिलेटेड टू द कैरेक्टर, इसलिए जो डायलॉग माने जाएंगे वो डायलॉग किसके माने जाएंगे, कैरेक्टर्स के माने जाएंगे, कि यार उस कैरेक्टर का क्या गजब डायलॉग था यार, उसने रुला दिया, उसने हंसा दिया। कैरेक्टर के रोल प्ले करते हैं एक्टर, तो एक्टर और कैरेक्टर के माने जाएंगे, ये कहना चाह रहा है। द डायलॉग्स आर रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स। अब ऐसे कुछ ड्रामा जो बहुत फेमस हैं वो है शेक्सपियर का हैमलेट, मैकबेथ, ये अच्छे ड्रामाज हैं। ड्रामेटाइजेशन क्या होता है, जो कहानी लिखी ड्रामेटिस्ट ने उस कहानी को स्टेज पर परफॉर्म करवाना एक्टर्स के द्वारा, ऑडियंस के सामने। लिख तो दिया आपने, अब उसको स्टेज पर परफॉर्म करवाना क्या कहलाता है, वो कहलाता है ड्रामेटाइजेशन, ठीक है। तो मेकिंग अ प्ले आउट ऑफ अ स्टोरी और क्रॉनिकल और नॉवल, कोई नॉवल है, कोई किसी ने कोई नॉवल लिख दिया, जैसे एक नॉवल आपने पढ़ाओ सुनाओ चेतन भगत का 5 पॉइंट समवन, वो नॉवल लिख दिया, बाद में उस पर एक फिल्म बनाई गई 3 इडियट्स, तो उस नॉवल से फिल्म बनाना ड्रामेटाइजेशन कहलाएगा। किसी क्रॉनिकल से, क्रॉनिकल मतलब जैसे मान लीजिए कोई राजा महाराजाओं की कहानियां हैं, महाराणा प्रताप की, महारानी लक्ष्मीबाई की, इनकी जो पुरानी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो कि तारीख वाइज, डेट वाइज होती है, कि भाई इस तारीख को फिर ये हुआ, फिर इस तारीख को युद्ध हुआ, इस तारीख को वो पैदा हुए, वो सारी कहानियां जो इतिहास में लिखी गई हैं क्रॉनिकल, उनको ड्रामा या मूवी या कोई नाटक बनाना ड्रामेटाइजेशन कहलाता है। इसी प्रकार किसी कहानी से, कोई क्रॉनिकल से या कोई नॉवल से आप प्ले बनाते हो, इस प्रक्रिया को आप क्या कहते हो, ड्रामेटाइजेशन, नाटकीकरण, नाटक बनाना, लिखी गई कहानी का, नॉवल का, क्रॉनिकल का कोई ड्रामा बनाना ड्रामेटाइजेशन कहलाता है, उसको प्ले करना ड्रामेटाइजेशन कहलाता है। जैसे बाइबल जो लिखी गई है, जो क्रिश्चियंस लोगों की एक धार्मिक हॉली या स्क्रिप्चर है, उसको ना कई बार ड्रामेटाइज किया गया मिस्ट्री प्लेस के रूप में। हम आगे पढ़ेंगे, मिस्ट्री प्लेस होते हैं, मिरेकल प्लेस होते हैं, मॉरल प्लेस होते हैं, इंटरल्यूड्स होते हैं। इसमें जो मिस्ट्री प्लेस थे ना, इसमें बाइबल की जो कहानियाँ थी, जैसे क्राइस्ट का पैदा होना, पैराडाइज लॉस्ट हो जाना, एडम का वो एप्पल खा जाना, उसको ऊपर से फॉल गिरा देना, ये सारी जो घटनाएं हैं, इनका अगर आप कोई एक नाटक बनाते हैं, वो नाटक बनाए गए थे, उसको आप क्या कहते हैं, मिस्ट्री प्लेस कहते हैं। इनको आप मिस्ट्री प्लेस कहते हैं, मिस्ट्री प्लेस, ठीक है। बात समझ आ रही है यहाँ तक आपको? तो लिखी गई स्टोरी को, नोवेल को, किसी क्रॉनिकल प्ले, कहानी को अगर आप प्ले करते हो स्टेज पर, तो दैट इज नोन एज ड्रामेटाइजेशन। तो हमने पढ़ लिया ड्रामा किसे कहते हैं, हमने पढ़ लिया ड्रामेटाइजेशन किसे कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं। ड्रामेटिक आयरनी मीन्स ड्रामा में कई बार कुछ ऐसी कहानियां होती हैं, कुछ ऐसी इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं जो बोल रहा है, जो कर रहा है ना प्लेयर, एक्टर, उसको नहीं पता कि अब क्या होने वाला है। उसको नहीं पता कि जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, वो जिसको अच्छा मान रहा है वो सही है, जिसको सही मान रहा है वो गलत है। वो सोच रहा है कि ऐसा होगा तो ये अच्छा हो जाएगा, बट वो ऐसा उल्टा होता है। ये बात ना ऑडियंस को पता होती है, ऑडियंस को पता होती है, लेकिन एक्टर्स को नहीं पता होती। ऑडियंस को पता होता है, एक्टर्स को पता नहीं होता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सिंपल, उससे बात समझ में आ जाएगी आप लोगों के। देखिए आपने कई बार कुछ हॉरर मूवीज देखी हैं। हॉरर मूवीज में क्या होता है दोस्तों, एक सीन देखना आप, ऑडियंस को पता होता है क्या होने वाला है, एक्टर्स को नहीं पता होता। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कोई हॉरर मूवीज है, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं आप, उसका पहला सीन है कोई बहुत खतरनाक सी हवेली। उस हवेली में कोई एक बंदा जाता है, वो जैसे बंदा अंदर जाता है, गेट बहुत जोर से चरड़ चरड़ की आवाज से बंद होते हैं, खुलते हैं। वो जैसे अंदर गया वो गेट बंद हो जाता है।
वो आदमी थोड़ा और अंदर जाता है, तो वो जैसे अंदर जाता है, सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, वहाँ एक तस्वीर लगी हुई है पुराने किसी राजा महाराजा की। जैसे ऊपर चढ़ता है, तस्वीर की आंखें ऐसे घूम जाती हैं। उसने नहीं देखा, वो तो ऊपर चला गया, उसने नहीं देखा, आंखें घूमते हुए हमने देखा जो उस मूवी को देख रहे हैं। तो हमें पता है कि यार ये गेट बंद हो गया, ये राजा देख रहा है। फिर वहां ना कुछ अजीब अजीब से ना कुछ ऐसे आत्माएं सी भटक रही हैं। उस कैरेक्टर को नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आपने देख लिया उसके पीछे से निकली थी वो कहीं उसकी तस्वीर दिखाई दी आपने, कहीं ऊपर दीवार पे चिपकी दिखाई दी, वो नहीं देख पा रहा। फिर क्या होता है, वो ऐसा कोई घटना होती है कि वो आत्मा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, उसको मार देती है कैरेक्टर को, और उसकी लाश को हवेली से बाहर पहुंचा देती है। ये सीन खत्म हो गया। अब उसी मूवी का एक सीन नंबर 2 आता है। उस सीन नंबर 2 में क्या हो रहा है, वो फिल्म के नाम वाम आ गए, सब कुछ हो गया, अब फिल्म वापस शुरू हो रही है। अब कोई एक कॉलेज का सीन है। उस कॉलेज में क्या है, बहुत सारे लड़के लड़कियां आपस में मस्ती कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं, है ना। फिर ऐसे वो प्लान बना रहे हैं कि यार हम सब लोग ना, कुछ दोस्त लोग प्लान बनाते हैं कि हम सब लोग घूमने चलते हैं। तो एक दोस्त ने कहा ठीक है भाई, मैं गाड़ी में ले आऊँगा, और चलो ठीक है अपन वहाँ चलते हैं घूमने के लिए। अब वो रवाना हो गए अपने शहर से और जंगल की ओर चले गए। और वहाँ रास्ते में अंधेरा हो गया, तूफान आने लगा, मौसम खराब हो गया, और अचानक उनकी गाड़ी भी खराब हो गई। फिर उनमें से एक बंदा, वो कोई ऐसा कोई कैनिस्टर, कोई पीपी पानी की कोई बॉटल लेके वो जाता है कि साहब मैं पानी लेने जाता हूँ। एक लड़की उसके साथ निकल जाती है, बाकी 2-4 लड़के लड़कियां उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। अजीब सा मौसम हो रहा है, डरावना, बिजली चमक रही है। वो पानी वानी लेके आते हैं, वहाँ भी कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। इधर क्या होता है, ये लोग कुछ और भी, इनके कुछ प्रोग्राम चलने लग जाते हैं, कुछ घटनाएं होने लग जाती हैं। तभी फिर इनको लगता है गाड़ी स्टार्ट हो नहीं पा रही है, हम आगे जा नहीं पाएंगे। तो जब जब बिजली चमकती है, उनको दूर ना एक हवेली से दिखाई देती है। उनको लगता है अपनी इस हवेली में चलते हैं, यहाँ रात को रुकते हैं, मजे करेंगे, अपन तो वैसे फ्री हैं आज, मजे करेंगे। अब आपने जैसे वो हवेली देखी ना, हम ऑडियंस ने, हमें पता लग गया यार ये तो वही हवेली है जिसमें वो घटना हुई थी, उस आदमी को मार दिया गया और गेट से बाहर फेंक दिया गया था, और जहाँ वो भूत सी कुछ घटनाएं थी, आत्माएं भटक रही थी, ये उसी हवेली में जा रहे हैं। वो कैरेक्टर क्या सोच रहे हैं, जो उस मूवी में जो एक्टिंग कर रहे हैं, जो स्टेज पर एक्टिंग कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कि आज हम रात को इस हवेली में रुकेंगे, जंगल में मंगल करेंगे, खूब मस्ती करेंगे। लेकिन ऑडियंस को क्या पता चला, अरे मत जाओ भैया, मर जाओगे मर जाओगे। तो देखो, ये होता है ड्रामेटिक आयरनी। हमें तो इंटरेस्ट होता है यार, ये क्यों जा रहे हैं, ये मरेंगे, ये होगा वो होगा। और उन कैरेक्टर्स को, उन प्लेयर्स को, उन एक्टर्स को नहीं पता क्या होने वाला है। हमें तो पता है कि राइटर्स ने वहां पर भूत डाल रखे हैं और वहां भूत ही घटनाएं होंगी, और वो सब कैरेक्टर वहां चले भी जाते हैं। फिर वो अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। वो अंधेरे में एक लड़की उठ करके रात को 12 बजे मोमबत्ती लेकर कुछ ढूंढती है, आवाज़ कहाँ से आ रही है, वो आगे आगे जा रही है, और आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है, आपको पता है कि कुछ बुरा होने वाला है, उस लड़की को पता ही नहीं है। तो ये जो एक्टर्स को नहीं पता होता और हमें पता होता है, इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। आई होप समझ में आ गया आप लोगों को। ऐसा कहानियों में, नाटकों में होता है। ये तो हॉरर का एग्जाम्पल हो गया। मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूं। और कई बार क्या होता है, कुछ कैरेक्टर जब आपस में बात करते हैं ना, तो वो एक कैरेक्टर भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, और वही आदमी जब दूसरा सीन दिखाते हैं, वो कहीं और कह रहा है कि मैंने उसको अपने विश्वास में ले लिया, अब उसको मैं लास्ट में चीट करूंगा। अब ये बात आपने सुन ली ऑडियंस में, तो आपको तो पता लग गया कि आदमी साथ में चीट करेगा। लेकिन उस कैरेक्टर को, जो दूसरे कमरे में उससे बात हो रही थी, उसको नहीं पता कि ये मेरा चीट करेगा। तो वो उसको बहुत अच्छा दोस्त मानता है, वो जो कहता है वो वही मान रहा है। तो अब जिसको आप अच्छा मान रहे हो वो एक्चुअली में बुरा है, और कई बार ऐसा होता है जिसको हम बुरा मानते हैं वो एक्चुअली में अच्छा होता है। तो ये जो बातें होती है ना, इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। आई होप आपको ड्रामेटिक आयरनी समझ में आ गया होगा। अब ये थियरी देख लीजिए आप लोग क्या लिखी हुई है। ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग इंप्लीकेशंस। ऑडियंस को पता होता है कि क्या होने वाला है, बट द कैरेक्टर्स डू नॉट। लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं पता होता कि क्या होने वाला है। इट इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन इन अ प्ले और नरेटिव in which the audience or reader shares with the author knowledge। ऑडियंस को, रीडर को तो पता होता है कि ऑथर क्या करना चाहता है इसके अंदर, ये मरवाएगा इनको। ऑथर ने जो कहानी लिखी है, जो डायलॉग्स है, वो उधर जो दूसरी बात चल रही थी इस कमरे में, वो जो ऑथर ने डायलॉग, जो ऑथर लिखा है ना, वो ऑडियंस को पता होता है, रीडर को पता होता है। और प्रेजेंट और फ्यूचर सर्कमस्टांसेस की, प्रेजेंट में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा,
ऑफ विच अ कैरेक्टर इज इग्नोरेंट। लेकिन जो कैरेक्टर है ना, जो रोल प्ले कर रहा है, उसको उसके बारे में पता नहीं होता है, ये बात है। इन दैट सिचुएशन द लिटरेरी कैरेक्टर अननोइंगली एक्ट्स इन अ वे, तो जो हमारे लिटरेरी कैरेक्टर है ना, वो अननोइंगली, अनजाने में ऐसा बिहेव करते, ऐसा एक्ट करते हैं, वी रिकॉग्नाइज टू बी ग्रोसली इनएप्रोप्रिएट, जो हम लोगों को, ऑडियंस को, रीडर को लगता है कि तो इनएप्रोप्रिएट है, तो गलत काम कर रहा है, ये हवेली में जा रहे हैं, गलत करेंगे मरेंगे, ये जो जिस आदमी को अच्छा समझ रहा है ये तो गलत है, ये तो मरेगा एक दिन लास्ट में। तो ये जो बातें होती है ना, ये हमें पता होती है ऑडियंस को, लेकिन कैरेक्टर्स को पता नहीं होती। हमें लगता है कि वो जो कैरेक्टर कर रहा है वो गलत कर रहा है, वो अननोइंगली एक्ट इन अ वे ग्रॉसली इनअप्रोप्रिएट, वो बिल्कुल गलत कर रहा है टू द एक्चुअल सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में जो कर रहा है वो अच्छा नहीं कर रहा, और एक्सपेक्ट्स, या ऐसा, वो ऐसी उम्मीद करता है दैट अपोजिट ऑफ व्हाट वी नो दैट फेट होल्ड्स इन स्टोर, जो हमें लगता है कि जो कर रहा है वो गलत है और उसको लगता है कि वो अच्छा कर रहा है। हमें वो उम्मीद करता है व्हाट वी नो, उससे अपोजिट, वो उम्मीद कर रहा है कि जंगल मंगल होगा, इस हवेली मजा आएगा, लेकिन हमें पता है कि गलत सोच रहा है, इससे तो उल्टा होगा, तो मर के आएगा वहां से। ये जो बातें होती है ना, इसको हम कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। स्टोर से समथिंग दैट एंटिसिपेट्स द एक्चुअल आउटकम, जो एक्चुअल आउटकम होने वाला ना, वो हमें पता होता है, उसको पता नहीं होता, बट नॉट एट ऑल इन द वे दैट द कैरेक्टर इंटेंड्स, जो कैरेक्टर इंटेंड कर रहा है, सोच रहा है, इरादा कर रहा है कि ऐसा होगा, वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है, नॉट एट ऑल इन द वे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, इसे कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। अब इसके हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह भी देखते हैं कि ड्रामाज में कौन कौन से ड्रामेटिक आयरनी के एग्जाम्पल्स हैं, देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखो, अब द वेरी फर्स्ट वर्ड्स अटर बाय मैकबेथ आर आयरनिकल। मैं समझाऊंगा वो कहानी के थ्रू, पहले बार पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, मैकबेथ ये बात कहता है। मैकबेथ ड्रामा की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो मैकबेथ एक कैरेक्टर है, जो एक ड्रामा लिखा है शेक्सपियर ने, मैकबेथ उसका एक मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। उसको शुरू के सीन्स में, शुरू के एक्ट में कुछ वो एक लड़ाई लड़के आता है अपने राजा के लिए, अपने किंग के लिए, डंकन के लिए, और वो बहुत अच्छा जनरल है आर्मी का, उनकी बहुत बड़ा वॉरियर है, अच्छा योद्धा है, खूब लड़ाइयाँ उसने लड़ी हैं, जीती हैं। वो उसको लगता है कि मैं ज़्यादा डिजर्व करता हूँ, और उसको नहीं भी लगता ना, तो उसके साथ ऐसे कुछ परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं। जैसे उस कहानी में 3 विचेस हैं, 3 चुड़ैलें हैं, जो उसको ना राउंड अबाउट मैनर में, एम्बिगुअस तरीके से इक्विवोकेशन करती हैं, उसको ऐसी बातें करती हैं, उसके दिमाग में ऐसी बात डालती हैं कि भाई तुम तो राजा बनने वाले हो, तुम राजा बन सकते हो, तो उसके दिमाग में एक एम्बिशन आ जाती है। फिर जो वो एक कहानी बता रहा हूं आपको मैं, फिर उसमें लेडी मैकबेथ होती है, उसकी वाइफ, वो भी उसको और प्रोवोक कर देती है कि तुम्हें तो राजा बनना चाहिए, तुम तो राजा बनने के लायक हो, तुम इतने बहादुर हो, तुम उसके लिए लड़ाई लड़ते हो, तुम अपने लिए लड़ाई लड़ो ना, और तुम्हारे, अभी तो मैं ऐसे ही कोई छोटे मोटे सेनापति की वाइफ हूँ, मैं बाद में राजा की वाइफ बन जाऊंगी, मैं क्वीन बन जाऊंगी। तो उसके दिमाग में एक लालच था लेडी मैकबेथ के, और वो बात दिमाग में डाल देती है मैकबेथ के। अब मैकबेथ और मिलकर, एक तो चुड़ैलों ने दिमाग में डाल दी बात कि तुम राजा बन सकते हो, एक उसकी वाइफ ने डाल दी, और खुद के दिमाग में भी रहता ही थोड़ा बहुत, तो उसके दिमाग में डाल दिया गया है कि भाई अब तुम्हें राजा बनना है, और राजा कब बनोगे, जब वो राजा मरेगा। तो उस राजा जो डंकन था, जो उसका रिलेटिव भी था, कहीं ना कहीं उसका रिश्तेदार था, और ही वॉज अ गुड किंग, वो अच्छा राजा था, लोग उसे पसंद करते थे। तो उसको लगता है कि इसको मारूंगा तब जाके मैं राजा बनूंगा, और वो तो खैर फिर भी नहीं सोचता, लेकिन उसकी वाइफ है लेडी मैकबेथ, उसको बार बार उसको प्रोवोक करती है उस चीज के लिए, तो उसके दिमाग में आ जाता है कि मुझे उसको मारना है। तो वो उसको बाद में अपने महल में बुलाता है, और वहाँ प्लान बनाते हैं लेडी मैकबेथ और वो, और फिर वो जब महल में आता है तो एक किसी नाइफ से, किसी डैगर से उसको मार देते हैं, ठीक है ना, और बाद में वो पछताते भी हैं,
खूब दुख होता है कि यार मेरा रिलेटिव था, मेरा राजा, हमारा प्यारा राजा था, हमने उसको मार दिया। लेडी मैकबेथ को भी बहुत सारे इल्यूशंस होते हैं, बहुत दिमाग ख़राब होता है, वो पागल सी हो जाती है, लास्ट में सुसाइड ही कर लेती है। और इधर जो मैकबेथ था उसका भी वो लड़ाई वड़ाई होती है, और जो डंकन के बेटे वगैरह और बाकी के लोग उससे बदला लेते हैं, और वो लास्ट में वो भी मर जाता है। तो ये ट्रेजेडी थी जो शेक्सपियर ने लिखी। उस ट्रेजेडी में मैकबेथ की कहानी थोड़ी सी बताई आपको मैंने, अब इससे आपको ड्रामेटिक आयरनी समझ में आ जाएगी, और आगे भी कई बातें आपको समझ में आएंगी। ये आयरॉनिकल है, मैकबेथ जब कहता है कि सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन, कि ऐसा फाउल और फेयर डे मैंने कभी आज तक नहीं देखा। मौसम खराब सा होता है और वो हवाएं भी चल रही होती हैं, कुछ ऐसा हो रहा होता है, तो मौसम खराब भी लगता है और फेयर भी लगता है, अच्छा भी लगता है। तो वो कह रहा है, अपने सीधे मन से कह रहा है वो तो। लेकिन उससे पहले आप और हम जो मैकबेथ को पढ़ रहे हैं, उन्होंने थ्री विचेस का वो डायलॉग सुन लिया, जब थ्री विचेस ये कहती है शुरू शुरू के अंदर ही कि जो फेयर होता है वो फाउल होता है, और जो फाउल होता है वो क्या होता है, फेयर होता है। जो दिखने में अच्छा लगता है वो कई बार बुरा होता है, और जो दिखने में बुरा लगता है वो कई बार क्या होता है, अच्छा होता है। तो आप बोल रहे हैं फाउल और फेयर, तो मतलब कुछ अच्छा बुरा उसके साथ में होने वाला है, और यही होता है कि लास्ट में मैकबेथ, लेडी मैकबेथ सब मर जाते हैं। तो ये हमें तो पता होता है कि विचेस ने कह दिया कि भाई जो अच्छा है वो बुरा है, जो बुरा है वो अच्छा है, वो मैकबेथ को पता नहीं होता। ये कहानी कह रहा है। वो कहता है सो फाउल एंड फेयर अ डे आई हैव नॉट सीन बिकॉज दे स्टार्टल द रीडर्स, क्योंकि ये जो जैसे ही बोलता है ना मैकबेथ, इससे रीडर स्टार्टल हो जाते हैं, रीडर्स चौंक जाते हैं, यार ये क्या बोल दिया इसने। बाय रिकॉलिंग द वर्ड्स ऑफ द विचेस, उसमें वो क्या करते हैं, विचेस के वर्ड्स को रिकॉल करते हैं, जो विचेस ने थोड़ी देर पहले कहे उनको वो याद आ जाते हैं विचेस के वर्ड्स। इन द ओपनिंग सीन जब वो कहती हैं फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, जब वो ऐसा कहती है तो आपको लगता है कि यार ये मैकबेथ को पता नहीं होता, वो तो अपने सुना था, अपन ने पढ़ा था। तो वो एक ड्रामेटिक आयरनी है। और देखिए आप, इडिपस एक कैरेक्टर है, सोफोक्लीज का इडिपस रेक्स नाटक है, सोफोक्लीज का एक नाटक है इडिपस रेक्स। उसमें कैरेक्टर है इडिपस, नॉट रियलाइजिंग हिज क्राइम, उसे अपने क्राइम का पता नहीं होता। इडिपस एक कैरेक्टर है जिसके बारे में शुरू में भविष्य जो पैदा होता है तो शुरू में भविष्यवाणी कर दी जाती है कि भाई ये अपना जो है अपनी माँ के साथ इसका कुछ रिलेशन हो सकता है, ये आदमी गलत होगा, ऐसा कुछ शुरू में ही फोरकास्टिंग कर दी जाती है। तो उस इडिपस को उसके राज्य से बाहर निकाल करके भाई इसको भाई मार दिया जाए या ऐसा कुछ कर दिया जाए, ऐसा प्लानिंग बनती है। लेकिन कोई एक जो सेनापति वगैरह था वो उसको मारने की बजाय कहीं पर ऐसे छोड़ के आ जाता है, और वहाँ कोई दूसरे लोग उसको उठा लेते हैं, उसकी परवरिश कर देते हैं, और वो वहाँ पर बड़ा हो जाता है। इधर जो राज्य था उसकी माँ और बाप वहाँ पे आराम से रह रहे होते हैं। एक दिन वो कभी ऐसे ही कोई घटना होती है और वो उस राज्य में वापस आ जाता है, और कहीं वो पेड़ के नीचे बैठा रहता है, उसको जो राजा होता है वो वहाँ पर आता है, और वो बाय मिस्टेक या कुछ वैसे उसके जो उसके पिताजी थे एक्चुअली में, जो हमें तो पता होता है जो कहानी पढ़ रहे होते हैं, बट उसको इडिपस को नहीं पता होता क्या कर रहा है, वो अपने पिताजी को मार देता है। पिताजी को मार करके वो वहाँ आ जाता है, और वहाँ कुछ और घटनाएं होती हैं, कोई राक्षस वगैरह आता है और वो उसको भी मार देता है, और वहाँ के लोग उसको राजा बना देते हैं। अब वो जब राजा बन जाता है तो उसको पता नहीं था कि ये मेरा बाप था, और उसकी जो वाइफ थी वो विधवा हो गई, तो वो उससे भी शादी कर लेता है, एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। बाद में और हमें पता है कि इसकी माँ से शादी कर रहा है, हमें पता है कि उसके बाप को मार रहा है, ये हमें पता होता है, उसको इडिपस को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। बाद में बड़ा पछतावा होता है, उसकी माँ भी मर जाती है, वो भी मर जाता है। ये इडिपस रेक्स था सोफोक्लीज का, नॉट रियलाइजिंग हिज क्राइम, उसे अपने क्राइम का पता नहीं होता है कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है। इस चीज को आप कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी, जो ऑडियंस को पता होता है, रीडर को पता होता है, बट कैरेक्टर को पता नहीं होता। ओथेलो शेक्सपियर का एक ड्रामा है, ट्रेजेडी। ओथेलो कॉल्स इयागो, इयागो उसका कैरेक्टर है, ओथेलो एक कैरेक्टर है। ओथेलो एक राजा होता है, उसके बहुत सारे सेनापति होते हैं, उसमें से एक सेनापति होता है उसका इयागो, जो अच्छा आदमी नहीं होता, वो डिसऑनेस्ट पर्सन होता है। वो दूसरे सेनापतियों के लिए भी ओथेलो को भड़काता है, उसकी वाइफ के लिए भड़का देता है ओथेलो को कि तुम्हारी जो वाइफ है इसके ना किसी दूसरे
सेनापति से इलिसिट रिलेशन चल रहे हैं और ओथेलो उसकी बातों में आ भी जाता है। इयागो को अच्छा समझता है, लेकिन वास्तव में इयागो होता बुरा है, जो ऑडियंस को पता होता है, रीडर को पता होता है, लेकिन ओथेलो को पता नहीं होता। इस घटना को आप कहते हैं ड्रामेटिक आयरनी। ओथेलो इयागो को ऑनेस्ट कहता है, बट इन रियलिटी ही इज डिसऑनेस्ट। लेकिन रियलिटी में इयागो क्या होता है? डिसऑनेस्ट होता है, बेईमान होता है। मैकबेथ, डंकन कॉल्स मैकबेथ वर्दी जेंटलमैन। अभी देखो थोड़ी पढ़ा पढ़ने, डंकन जो राजा था ना, वो मैकबेथ को बहुत बढ़िया समझता था कि ये मेरा बहुत गजब का सेनापति है, बहुत शानदार जेंटलमैन है, ये मेरे लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ता है, ये अच्छा इंसान है, योद्धा है, बहादुर है। ये डंकन कहता है किसके लिए? मैकबेथ के लिए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहानी बताई थी मैकबेथ की, कि मैकबेथ तो डंकन को अपने महल में बुला करके मारने का प्लान बना चुका है। तो वर्दी जेंटलमैन कहाँ है? वो तो एक्चुअली उसका हत्यारा है, तो वो उसको वर्दी जेंटलमैन कहता है, बट इन रियलिटी ही इज अ मर्डरर। बट वाकई में क्या होता है? वो मर्डरर होता है, हत्यारा होता है। ठीक है ना? डंकन को महल बुलाता है, तो जब डंकन उसके महल में जाता है तो डंकन प्रेजिंग द पीसफुल एटमॉस्फेयर ऑफ द काशल, मैकबेथ के काशल, मैकबेथ के महल की वो प्रशंसा करता है, एटमॉस्फेयर की, कि भाई तुम्हारे यहाँ देखो कितना पीसफुल एटमॉस्फेयर है, कितना अच्छा माहौल है। विच ही इज टू बी किल्ड, इन विच ही इज टू बी किल्ड। ये वही काशल है, ये वही महल है जिसमें उसको मारा जाना है, और मारा जाता भी है। लेकिन डंकन को नहीं पता था, जब उस महल की एंट्री करता है, वो कहता है कितना शानदार महल है, कितनी शांति है। उसे नहीं पता है कि उसके लिए जिंदगी भर के लिए शांति यहाँ होने खत्म होने वाली है, वो चिर स्थायी शांति में पहुंचने वाला है, उसे ऐसा पता नहीं होता है। तो ये डंकन की जो बात है मैकबेथ के डायलॉग में, ये भी एक ड्रामेटिक आयरनी है। तो आई होप आपको ड्रामेटिक आयरनी समझ में आ गया होगा कि ऑडियंस को, रीडर को पता होता है, बट कैरेक्टर्स को पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या उम्मीद कर रहे हैं, सब कुछ उससे उल्टा होने वाला है। इसे ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आयरनी, आयरनी ड्रामेटिक आयरनी से जोड़ सकते हैं आप लोग। आयरनी मतलब होता है जो हमें लगता है वो होता नहीं है, जो होता है वो लगता नहीं है। ठीक है ना? ये सिंपल सी बात आयरनी है। ए स्टेटमेंट दैट अपीयर्स टू बी प्रेज, एक ऐसा स्टेटमेंट जो आपको लगता है प्रशंसा कर रहे हैं। जैसे डंकन कहता है मैकबेथ के लिए वर्दी जेंटलमैन, वो कर तो प्रशंसा रहा है, बट इज रियली कंडेमनेशन। लेकिन वास्तव में कंडेमनेशन होता है, कंडेमेशन होता है, ये उसकी बुराई सी होती है। कहने में तो आप कहते हो कि सब अच्छा है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? वो बुराई होती है, उसको आप आयरनी कहते हैं। मतलब जो कहते हैं उससे उल्टा होता है, प्रशंसा कर रहे हैं तो बुरा होगा, बुराई कह रहे हैं तो अच्छा होगा। क्लाइमैक्स, जब कहानियां चलती हैं, जब कोई कहानियां चलती हैं तो उनमें क्या होता है? क्लाइमैक्स होता है। क्लाइमैक्स मतलब कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक ऐसा ना बिल्कुल क्लाइमैक्स, एक हाई पॉइंट आता है कि पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है कहानी का। वह शुरू में एक्सपोजिशन, शुरुआत करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर कहानी ग्रोथ करती है, डेवलप होती है, और फिर एक क्लाइमैक्स पे पहुंचती है कि अब आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं कि अब क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, क्या परिणाम आएगा। वो जो हाई पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना, कहानी बढ़ते 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 जब हाई पॉइंट पे पहुंच जाती है, उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है ना? देखिए, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ डेवलपमेंट, कहानी के डेवलपमेंट का क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट होता है। और इंटेंसिटी, आपकी तीव्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ये हाईएस्ट पॉइंट होता है। जैसे जूलियस सीजर जो शेक्सपियर ने लिखा, उसके नाटक में ये डायलॉग है जूलियस सीजर का, आई केम, आई सॉ, आई कन्क्वायर्ड। मैं आया, कहानी की शुरुआत। आई सो, मैंने दुनिया को देखा, डेवलपमेंट। आई कन्क्वायर्ड, और मैंने इस दुनिया को जीत लिया। तो जब कहानी बढ़ते बढ़ते हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचती है तो उस चीज को आप कहते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है ना? दिस फ्रेज यूज टू रेफर टू अ स्विफ्ट कंक्लूसिव विक्ट्री, कि वो कैसे देखो जीत गया, आया, दुनिया को देखा, प्लान बनाया और दुनिया को जीत लिया। दिस इज नॉन एज क्लाइमैक्स। जब कहानी धीरे धीरे बढ़ते ऊपर पहुंचती है हाईएस्ट पॉइंट पे। कई बार उल्टा होता है दोस्तों, कहानी बढ़ी,
बढ़कर के हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचनी चाहिए थी, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर गई। जैसा सोचा था बढ़ते बढ़ते बढ़ना था, वैसा नहीं हुआ, उल्टा हो गया। तो देखिए आप, एंटी क्लाइमैक्स, बैथोस, ये उल्टा होता है, बैथोस भी कहते हैं इसको। ये दूसरा पॉइंट हो गया ना, सीरियसली बट एंडिंग लाइटली। बढ़ती तो सीरियसली है, लेकिन अंत में सब कचरा हो जाता है, लाइटली खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है यार ये क्या एंड हुआ, है ना, ऐसा जो सोचा था उससे वैसे उल्टा सा हो जाता है, मतलब हल्का सा एंड हो जाता है, लाइटली एंड हो जाता है, तो उसे कहते हैं आप एंटी क्लाइमैक्स। जैसे एक कहानी, एक एग्जांपल सुना, देखो, एना डज समटाइम्स काउंसिल। एना लड़की है जो कभी कभार ना काउंसिल्स करती है, विचार विमर्श, लोगों को समझाना समझना करती है, तो लग रहा है कि शायद कहानी आगे बढ़ेगी। एंड टेक समटाइम्स टी, और कई बार वो चाय पी लेती है। अरे ये क्या बात हुई, काउंसिल करती है, प्लान बनाती है और जीतती है, ऐसा कुछ होना चाहिए था। वो काउंसिल करती है और कभी कभी ना वो चाय पी लेती है, ये तो बकवास सी बात हो गई, ठीक है ना। इसको कहते हैं, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं पहुंचे, लो आ गए, सीरियसली शुरू हुआ, लाइटली नीचे आ गए, वो होता है एंटी क्लाइमैक्स। और आगे बढ़ते हैं, फिर देखिए आप, ड्रामेटिस्ट पर्सोने। ड्रामेटिस्ट पर्सोने क्या होता है दोस्तों, ड्रामा में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जैसे मैकबेथ है, लेडी मैकबेथ है, डंकन है, मैकडफ है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स की शुरू में ही जो राइटर होता है हमारा, प्ले राइट, ड्रामेटिस्ट, वो उनके शुरू में ही एक लिस्ट दे देता है। उस लिस्ट में वो मेंशन कर देता है कि मैकबेथ एक जनरल है, डंकन द किंग ऑफ दैट स्टेट, लेडी मैकबेथ वाइफ ऑफ मैकबेथ। तो ऐसे सारे कैरेक्टर्स कौन कौन है, कहाँ के राजा हैं, क्या काम है उनका, ऐसे ना एक एक लाइन में उनके बारे में थोड़ा शुरू में मेंशन आ जाता है। ड्रामा के शुरू में एक लिस्ट आ जाती है कैरेक्टर्स की, जिसको ड्रामेटिस्ट पर्सोने कहते हैं। तो ड्रामा में कौन कौन से पर्सन है, कौन कौन से कैरेक्टर है, उसे कहते हैं ड्रामेटिस्ट पर्सोने। द लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ प्ले, किसी प्ले में कौन कौन से कैरेक्टर है, उनकी एक लिस्ट को ड्रामेटिस्ट पर्सोने कहते हैं। ए ड्रामेटिस्ट स्पीक थ्रू हिज कैरेक्टर्स, और ड्रामेटिस्ट जो होता है वो अपने कैरेक्टर्स के थ्रू ही बातें करता है। जो भी बात बोलनी होती है ड्रामेटिस्ट को, किसके थ्रू बोलता है, वो कैरेक्टर्स के थ्रू ही बोलता है, ठीक है ना। तो लिस्ट हो गई ड्रामेटिस्ट पर्सोने। अब इसमें कौन कौन से कैरेक्टर क्या क्या रोल प्ले करते हैं, उनके हिसाब से उनके नाम भी होते हैं। जैसे एक होता है प्रोटैगोनिस्ट। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है दोस्तों, प्रोटैगोनिस्ट मतलब जो मेन हीरो होता है, जिसमें बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। वो ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचता है, उनकी सिंपैथी अपनी ओर लेता है। कुछ बुराइयां उसमें हो सकती हैं, ट्रेजिक फ्लो हो सकते हैं, बट ओवरऑल उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज होती है। वो मेन हीरो होता है, द मेन कैरेक्टर इन एनी स्टोरी। किसी भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है, सच एज लिटरेरी वर्क और ड्रामा, ड्रामा में, लिटरेरी वर्क में, नॉवल में भी हो सकते हैं, उनको आप कहते हैं प्रोटैगोनिस्ट। जैसे किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो, ये सब क्या होते हैं, ये मेन कैरेक्टर है। इन्हीं के नाम से नाटक बनते हैं। किंग लियर एक ड्रामा है जिसका मेन हीरो किंग लियर ही है। मैकबेथ एक ड्रामा है जिसका मेन कैरेक्टर मैकबेथ ही है। ऐसे ही ओथेलो है, ऐसे ही हैमलेट है। एक होता है एंटागोनिस्ट। क्या होता है दोस्तों, एंटागोनिस्ट। एक होता है एंटी हीरो। एंटागोनिस्ट कौन होता है, ये विलन होता है, उस प्रोटैगोनिस्ट का एनिमी। एंटागोनिस्ट ये दुश्मन होता है, अपोनेंट होता है, एनिमी होता है, विलन होता है। एक होता है एंटी हीरो, ये मेजर कैरेक्टर होता है। ये प्रोटैगोनिस्ट की तरह भी ये भी एक बड़ा कैरेक्टर होता है, विदाउट एनी हीरोइक क्वालिटीज, जिसमें ना कोई ज़्यादा हीरोइक क्वालिटीज नहीं होती, या उस मेन कैरेक्टर से थोड़ी कम क्वालिटीज होती हैं। ये विलन नहीं होता, ये दूसरा मेजर कैरेक्टर होता है, बट इट्स नॉट विलन, ये विलन नहीं होता, ठीक है ना। ये एक मेन कैरेक्टर होता है भी, बट ये इसमें उतनी ज़्यादा क्वालिटीज नहीं होती है, ठीक है ना। इसे आप कहते हैं एंटी हीरो। ओके, अब हम बात करते हैं एक्ट। एक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारा ड्रामा है ना, ये बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी होती है। ये कई कई दिनों तक आप पढ़ सकते हैं इसको। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारे एक्शंस होते हैं। तो इस पूरी बड़ी कहानी को ना एक्ट में डिवाइड किया जाता है, अलग अलग पार्ट्स में। तो बड़े बड़े जो मेजर पार्ट्स होते हैं ना, उसको आप कहते हैं एक्ट।
फिर इस एक्ट में भी ना कुछ छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एक्ट में भी छोटे छोटे सीन्स होते हैं। ड्रामा कभी देखा हो तो सीन्स में क्या होता है, जैसे एक सीन खत्म होगा ना, पर्दा लग जाएगा, फिर नया पर्दा आएगा, उस पर नया सीन चलेगा। तो एक्ट के फिर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, वो सीन्स कहते हैं। सीन से बन के एक्ट बनता है, बहुत सारे एक्ट से बन के फिर ड्रामा बनता है। तो पुराने टाइम में जो ड्रामास थे उनमें 5 एक्ट्स, 5 एक्ट बनाने का एक वो था, रूल था, ठीक है ना। फिर बाद में इब्सन ने और हेनरिक इब्सन वगैरह ने, जैसे शेक्सपियर है, हॉरेस है, इन्होंने 5 एक्ट्स के नाटक बनाए। फिर बाद में 4 वाले आए, जैसे अपने ये हेनरिक इब्सन है, इन्होंने 4 बनाए। फिर बाद में 3 एक्ट के भी प्ले आए। आजकल तो 1 एक्ट का प्ले भी चल रहा है, 2 एक्ट के प्ले भी चल रहे हैं। छोटे छोटे लोग अब ज़्यादा बिजी हो गए, तो बहुत लंबे नाटक कौन देखे कौन पढ़े, तो छोटे छोटे भी करने लगे। बट पुराने टाइम में शेक्सपियर, हॉरेस, इन लोगों ने 5 एक्ट के प्ले लिखे हैं, ठीक है ना। तो एक्ट मतलब पार्ट्स, मेजर पार्ट। ए मेजर डिवीजन इन अ प्ले, प्ले का एक बड़ा पार्ट, मेजर पार्ट क्या कहलाता है, एक्ट कहलाता है। ईच एक्ट में हैव 1 और मोर सीन्स, और हर एक्ट में एक या एक से ज्यादा सीन्स हो सकते हैं, ठीक है ना। जनरली देयर आर 5 एक्ट्स इन अ ड्रामा। जनरली कितने एक्ट्स होते थे ड्रामा में? 5 एक्ट्स होते थे। नाउडेज 3 एक्ट्स आर कंसिडर्ड सफिशिएंट। आजकल तो 3 एक्ट से भी काम चल जाता है। ड्रामा इज जनरली परफॉर्म इन 3 आवर्स। ये जो 5 एक्ट्स है या जितने भी एक्ट्स है, ये ड्रामास जो है ना, ये 3 घंटे में खत्म हो जाते हैं। 3 घंटे में इनका नाटक खत्म हो जाता है। जनरली ये स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे और 3 घंटे में इनको खत्म कर देता था। आप देखा होगा आपने, यहाँ पर भी जो पुरानी फिल्में थी ना, वो 3 घंटे चलती थी। इसलिए शो के टाइम होते थे 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, फिर रात को 9 से 12। तो 3 घंटे के नाटक ड्रामा होते थे, फिर 3 ही घंटे की फिल्में बनने लगी। अभी 3 एक्ट के हो गए। तो अभी देखा होगा, तभी आजकल फिल्में ना 2.5 घंटे में, 2 घंटे में, 2.25 घंटे में खत्म हो जाती हैं। थोड़ा टाइम कम कर दिया है। हॉरेस इंसिस्टेड ऑन 5 एक्ट स्ट्रक्चर। हॉरेस ने 5 एक्ट्स के नाटक बनाए। शेक्सपियर ने भी 5 एक्ट्स के नाटक लिखे। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ड्रामा में शेक्सपियर के नाटकों में लगभग कितने एक्ट होते थे? 5 एक्ट होते थे। ओके, चेखोव और हेनरिक इब्सन, इन्होंने 4 एक्ट्स की बात की कि 4 एक्ट्स होने चाहिए। 1 एक्ट प्ले भी आने लगा आजकल तो, जो 15 से 40 मिनट में खत्म हो जाता है। जैसे कि 1 एक्ट प्ले है जेम्स हिंच का, राइडर्स टू द सी। राइडर्स टू द सी तो 1 एक्ट के प्ले भी आने लगे। एक्ट मतलब कि ड्रामा को आप मेजर अलग अलग डिविजन्स में, पार्ट्स में बांट देते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? ड्रामा का एक्ट कहते हैं। एक्ट में एक या एक से ज्यादा सीन्स हो सकते हैं। सीन मतलब जैसे सीन चेंज होगा, पर्दा आएगा स्टेज के ऊपर। फिल्मों में वो थोड़ा सीन चेंज होता है तो वो पता लग जाता है। कई बार कुछ एक्टिंग्स वो ऐसा कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं कि सीन चेंज हो, पता लगता है भाई ये पहले जंगल में चल रहा था, अब ये शहर में आ गया, शहर में था अब ये घर में आ गया, घर से ऑफिस चला गया। अलग अलग जगह के अलग अलग सीन क्रिएट किए जाते हैं, वो एक्ट्स में होते हैं। तो आपको ये एक्ट के बारे में पता लग गया होगा। अब आगे बात करते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। अब हम 3 वर्ड पढ़ेंगे, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग, एक हम पढ़ेंगे सिनेक्डकी, एक हम पढ़ेंगे असाइड। ये 3 बातें हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? देखो, ड्रामेटिक मोनोलॉग में ड्रामा वर्ड भले ही है, बट इसका ड्रामा से कोई लेना देना नहीं है। It's not a technique of drama. It's not a part of drama. Rather, I would say it is a part of poetry. It is a kind of poetry. ये ना एक प्रकार की पोएट्री होती है। ये एक प्रकार की पोएट्री होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग नाम के एक पोएट थे जो इस तरीके की टेक्निक्स को यूज करते थे पोएम लिखने के लिए। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में ये ड्रामेटिक क्यों है, मोनोलॉग क्यों है, इसको समझिए आप। मैं आपको पोएम बताता हूं एक, और उसके हिसाब से आपको पूरे पॉइंट समझ में आ जाएगा। ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है फ्रेंड्स, एक पोएम लिखेगा कोई राइटर, कोई पोएट, जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारी लिखी हैं। उसमें क्या होगा, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और वो ना एक ड्रामा के रूप में उनकी कुछ एक्टिंग्स होती हैं। मतलब
ड्रामा के रूप में कह सकते हो कि उनमें एक नरेटिव फॉर्मेट होता है, कहानी कहते हैं हम लोग। एक कहानी, एक स्टोरी होती है इसमें, जो लिखी जाती है पोएम्स में, वर्स में लिखी जाती है, मीटर में लिखी जाती है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग बात करें रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस, द लास्ट डचेस, तो वो जो पोएम है, उस पोएम में वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, उसकी राइम स्कीम भी है, बट उसमें कहानी है। और ये कहानी ना शुरू से शुरू नहीं होती, इंट्रोडक्शन से, बैकग्राउंड से शुरू नहीं होती, ये कहानी डायरेक्ट शुरू होती है क्लाइमैक्स से, और उसके बाद रेजोल्यूशन आ जाता है। और इसमें कैरेक्टर का पिक्चराइजेशन होता है, कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। अलग ज़्यादा कैरेक्टर नहीं होते, 4-5 कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में काफ़ी कुछ आपको क्वालिटीज़ उस कविता की वजह से पता चल जाती है, उस पोएम की वजह से पता चल जाती है, जो शुरू होती है कहीं ना कहीं क्लाइमैक्स। इसमें जो कहानी कह रहा है, जो अब कहानी बता रहा है, वो हमारा पोएट नहीं है, ध्यान रखना, कहानी बताने वाला पोएट नहीं है, उसी पोएम का कोई एक कैरेक्टर होता है। जैसे माई लास्ट डचेस में जो कैरेक्टर है ड्यूक, जो राजा है, वो ड्यूक ही उस कहानी को आपको सुना रहा है, वही बता रहा है कि साहब मेरी एक रानी थी, उसको वो बहुत ज़्यादा क्यूट सी थी, बट वो ना उसको लगता है कि वो इनोसेंट थी, और उसको नहीं पता था कि भाई किसकी प्रशंसा करनी है, किसकी बड़ाई नहीं करनी है। छोटी सी उम्र में उसकी शादी हुई और मैं उसको गिफ्ट देता था। ड्यूक कहता है, अच्छा ड्यूक कह किसको रहा है, वो कोई एक लिसनर होता है, वहाँ एक सुनने वाला होता है जो साइलेंट होता है, वो बोलता नहीं है। जो लिसनर सुन रहा है वो साइलेंट होगा, वो केवल सुनता है, वो रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो कोई डायलॉग नहीं करता, वो बोलता नहीं है, इसलिए मोनोलॉग होता है। मोनोलॉग क्यों है, इसमें बोलने वाला एक ही होता है, वन स्पीकर, और इसमें जो लिसनर होता है वो साइलेंट होता है, साइलेंट लिसनर। जैसे अगर हम बात करें डचेस वाली, माई लास्ट डचेस वाली की, तो उसमें क्या होता है, राजा ड्यूक है, ये बहुत ही क्रूअल है, ये अपनी वाइफ पर डाउट करता है कि उसकी वाइफ जो है वो हर किसी की तरफ देखकर हंसती है, वो मुस्कुराती है। कोई उसी को, उसके राजा राजमहल से ही कोई अगर मान लो बाग में से कोई माली अगर उसको कोई फूल ला कर दे देता है, तो फूल को देखकर बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी चहक जाती है। वहीं कोई अगर उसी का कोई नौकर राजा का, ड्यूक का, अगर उसको घोड़ा चलाना सिखा रहा है तो वो उसके साथ में घुल मिल जाती है, ठीक है ना। वो उसको कोई गिफ्ट देता है तो बड़ी खुश हो जाती है। जबकि राजा अगर उसको 9 लाख का हार भी दे रहा है, कोई बहुत बड़ा नेकलेस भी दे रहा है, अपने पुराने पुश्तैनी का कोई चीज़ दे रहा है, तो वो उससे उतनी खुश नहीं हो रही है, या उसके लिए दोनों चीज़ें बराबर है, फूल भी बराबर है, वो भी बराबर है। इससे बड़ा दिक्कत होती है कि यार ये मेरी वाइफ है, इसको मेरे को देख के खुश होना चाहिए, ये हर किसी के साथ हंस हंस के बात करती है, ये तो गड़बड़ है, और ये इतनी बेवकूफ़ है कि इसको मैं समझाऊंगा तो उसको समझ में भी नहीं आएगा। तो एक दिन क्या करता है, शायद कहानी में, उस कविता में ऐसा साफ साफ इंडिकेशन तो नहीं है, बट ऐसा लगता है कि एक दिन उसने उसकी सारी सांसें थमा दी, उसकी हंसी रुक गई, ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, सारी हंसी उसकी एक साथ रुक गई, और अब ना वो उसको, मतलब ऐसा लगता है कि शायद उसने उसको मरवा दिया, किसी से मरवा दिया। ये कहानी पता लग गई कि उसकी वाइफ भोली है, सीधी थी, हर किसी बात कर लेती थी, ये जो है बहुत ही घमंडी है, ये क्रूअल है, अपनी वाइफ को मरवा दी छोटी सी बात के ऊपर। फिर क्या करता है, ये ना एक रिश्ता करना चाहता है, तो किसी दूसरे पड़ोसी राज्य से कोई एक राजा अपनी बेटी का रिश्ता इस राजा के लिए भेजता है। तो एक मैसेंजर आता है रिश्ता लेकर के, वो मैसेंजर कोई कहानी सुना रहा है सारी। कौन? ड्यूक। बोलने वाला ड्यूक स्पीकर है, और वो जो मैसेंजर जो लेकर आया ना, वो लिसनर है, और वो केवल सुन रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा। स्पीकर के बात से ही पता लगता है कि वहां पर कोई लिसनर है। तो क्या होता है यहाँ पर, वो ड्यूक कहता है कि भाई तुम आओ, देखो ये मेरा घर है, इसमें मैंने पेंटिंग्स लगा रखी हैं, ये देख रहे हो तुम, ये जो मार्बल है इस पर ये देखो इस तरह का डिज़ाइन मैंने घोड़ा बनवा रखा है, किसी से बनवाया था मैंने। फिर ऊपर ले जाता है, देखो ये पेंटिंग बनवाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे बोल रहा है। चलो ऊपर चलते हैं, अब तुम सामने बैठ जाओ, तुम्हें पेंटिंग दिखाता हूँ मैं।
तो इससे पता लगता है कि एक तो वो जो हमारा राजा है, ड्यूक है, वो पेंटिंग का और इसे स्टैचूज का, मूर्ति कला का, इन सब का वो शौकीन है, आर्ट का प्रेमी है, और उसे ये शौक है कि वो घर में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें रखे। तो इससे पता लगता है। फिर लिसनर को बोल रहा है चलो ऊपर चलते हैं या सामने बैठ जाओ, तुम ये देख रहे हो यहाँ पर्दा लगा हुआ है पेंटिंग के सामने, ये मैंने पर्दा इसे लगा रखा है कि उसके पीछे मेरी वाइफ की पेंटिंग है, मेरी वाइफ का यहाँ पर जो है फोटो बना हुआ है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी इजाज़त के बिना कोई उसका फोटो भी देख ले, जिसको मरवा चुका अब तक वो, उसका फोटो ध्यान जाता, मैं ही केवल इस पर्दे को हटा सकता हूँ, तुम सामने बैठ जाओ और मैं तुम्हें इसकी फोटो। फिर वो पर्दा हटाता है, उसको दिखाता है, फिर वो मुस्कुराती सी रहती है, उसके चेहरे में मुस्कुराहट है। तो कहता है कि जो मुस्कुरा रही है ना, ये तो गड़बड़ करती थी, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी वजह से मुस्कुरा रही, नहीं, ये मैंने इसकी एक पेंटिंग बनवाई थी, और उस पेंटिंग बनाते समय मैंने पेंटिंग में भी पेंटर को भी कोई ऐसे नहीं बुलाया, हर किसी पेंटर को, क्योंकि पेंटर तो वैसे थोड़े से कलाकार होते हैं, तो वो तो थोड़े हसीन मिजाज के होते हैं, थोड़े से रंगीले मिजाज के होते हैं, तो हो सकता है मेरी वाइफ उनके साथ भी खुश रहती और कुछ ऐसी बातें कर देती जो मुझे सूट नहीं करती। तो मैंने इसकी पेंटिंग बनवाने के लिए भी फ्रा पेंडोल्फ को बुलवाया, एक साधु को बुलवाया, एक सेंट को बुलवाया, और उससे मैंने एक दिन का ही मौका दिया, ताकि अगर कोई उनके पीछे बातचीत भी हो ना, तो एक दिन ज़्यादा ना मिले उनको, एक दिन में ही जो है बातचीत होकर ख़त्म हो जाए, और वो चला जाए यहाँ से। और बुलाया भी साधु को था, बट ये ऐसी थी मेरी डचेस कि ये ना कुछ समझती नहीं थी। उसने पेंटर ने, फरा पेंडोल्फ ने ऐसे कह दिया होगा कि मैडम आपका जो ये पल्लू है ये थोड़ा नीचे आ रहा है, ये हाथ पे नहीं आ रहा है, इस पा रहा है, और छोटी सी बात पे मुस्कुरा गई होगी, और मुस्कुराता हुआ चेहरा इसका बन गया। तो ये हमें पता चलता है कि भाई वो लड़की सीधी थी और वो कितना बेकार था। फिर वो कहता है चलो अब नीचे चलते हैं, मेहमान आ गए होंगे, और हम नीचे चलते हैं। और फिर वो कहता है कि तुम्हारे राजा से बोलना, मैंने सुना है कि तुम्हारा राजा तो अपनी प्रजा को ही बहुत सारे गिफ्ट्स और सब कुछ दे दिया करता है, पैसे वगैरह, तो मैं तो उसका होने वाला, उसकी लड़की का हस्बैंड हूँ, मैं तो जवाई होने वाला हूँ उसका, तो मुझे तो पक्का वो बहुत सारा दहेज डोरी देगा ही देगा। ये बातें ही पता चलती है हमारे को उससे कि वो दहेज का लालची है, क्रूअल है, कला का प्रेमी है, उसकी वाइफ कैसी है, सब कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है। और इसको कहने वाला कौन है? कोई एक ड्यूक, और सुनने वाला होता है, लेकिन वो साइलेंट होता है। वो एक भी हो सकता है सुनने वाला, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बात बता, ये होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक क्यों? क्योंकि इसमें ड्रामा की तरह कहानी होती है, पोएट्री, इट्स अ फॉर्म ऑफ पोएट्री। जैसे एलिजी होती है, जैसे सोनेट होता है, जैसे ओड होता है, वैसे क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग भी होता है। तो एक प्रकार का ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है वो पोएट्री ही होती है, पोएम ही होती है, बट इसको ना ड्रामा की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें क्लाइमेक्स से शुरू होता है और रेजोल्यूशन आता है कि लास्ट में क्या हुआ। और इसमें एक बोलने वाला कोई एक ही, कहानी कहने वाला कोई एक ही होता है, वो जो उस कहानी का ही कैरेक्टर होता है, उस पोएम का ही कैरेक्टर होता है, वो राइटर नहीं होता, वो पोएट नहीं होता, ये ध्यान रखना। सुनने वाला लिसनर जो होगा वो साइलेंट होगा, इसलिए इसको डायलॉग नहीं कहते, मोनोलॉग होता है। ध्यान रखना, ड्रामा में डायलॉग होते हैं और इस पोएट्री में मोनोलॉग होते हैं। ड्रामा का पार्ट नहीं है, तो एक पोएट्री है जो ड्रामा की तरह कही जाती है। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। देखिए, ड्रामेटिक मोनोलॉग, वन मैन्स स्पीच। इसमें एक आदमी का स्पीच होता है, एक ही व्यक्ति बोलने वाला होता है, जैसे ड्यूक बोल रहा है। और टॉक्ड एड्रेस टू वन और मोर साइलेंट लिसनर, सुनने वाले जिसको संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, वो एक या एक से ज्यादा लिसनर हो सकते हैं। जैसे रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही एक और ड्रामेटिक मोनोलॉग है, उसमें होता है वो ग्रामेरियंस फ्यूनरल। एक बहुत बड़ा ग्रामेरियन होता है जो स्कॉलर है, खूब पढ़ाई की उसने, अच्छी ग्रामर लिखी, अच्छी किताबें लिखी, वो पढ़ाई करके उसने ज़िंदगी पूरी उसमें खपा दी और एक दिन वो मर जाता है। तो उसके जो डिसाइपल्स हैं, उसके जो प्यूपिल शिष्य हैं, वो उसको किसी एक पहाड़ी पर ग्रेवयार्ड में बैरी करने, दफनाने ले जा रहे हैं। तो उनमें से कोई एक जो उसका प्यूपिल था, जो उसका डिसाइपल था, वो उस ग्रामेरियन के बारे में बता रहा है कि कैसे मरा, क्या हुआ, कितना पढ़ा, क्या हुआ, सारा उसके बारे में बताता है। और सुनने वाले कौन है? जो उस फ्यूनरल के अंदर में साथ में जा रहे हैं, जो प्रोसेशन में, जुलूस में जो साथ साथ में, वो सब उसकी उस कविता को सुन रहे हैं, बातों को सुन रहे हैं। तो ये मोनोलॉग होता है, बोलने वाला एक होता है, सुनने वाला एक ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन वो सब साइलेंट होते हैं। ये है।
वन और मोर साइलेंट लिसनर्स, एक या एक से ज्यादा क्या होते हैं इसके अंदर, साइलेंट लिसनर होते हैं, और बोलने वाला एक होता है, वन मैन्स स्पीच, बोलने वाला एक होगा। ए पोएम स्पोकन बाय वन कैरेक्टर, एक कैरेक्टर कहानी कहता है जो कि पोएट नहीं होता, हु इज नॉट द पोएट, वो पोएट नहीं होता है। एंड इट इज रादर लाइक अ सलीलकवी फ्रॉम इट्स कॉन्टेक्स्ट, दिखने में ऐसा लगेगा कि क्या है ये सलीलकवी। क्यों लगता है ऐसा, क्योंकि सलीलकवी में भी बोलने वाला एक ही होता है, बोलने वाला एक होता है और सुनने वाले एक या एक से ज्यादा होते हैं, तो यहां लगता है कि सलीलकवी होती है। सलीलकवी ड्रामा का एक पार्ट है और ड्रामेटिक मोनोलॉग पोएम्स का पार्ट है। ये पोएम का फॉर्म होता है, जैसे सोनेट होता है, जैसे एलिजी होता है, वैसे ड्रामेटिक मोनोलॉग भी होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, क्या क्या खास बातें होती हैं वो देख लीजिए। ए सिंगल पर्सन हु इज ऑब्वियसली नॉट द पोएट, इसमें एक सिंगल पर्सन होता है जो कि पोएट नहीं होता, वो तो हम बात कर रहे थे ऊपर भी। अटर्स द स्पीच, एक भाषण देता है, स्पीच देता है, दैट मेक्स अप द होल ऑफ द पोएम, जैसे पूरी कहानी, पूरी कविता पूरी हो जाती है इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ क्रिटिकल मोमेंट। और ये शुरू कहाँ से होती है, क्रिटिकल मोमेंट से। जैसे माई लास्ट डचेस में वो जब डचेस मर जाती है उसके बाद की कहानी आती है। ग्रैमेरियन फ्यूनरल में जब ग्रैमेरियन मर जाता है उसके बाद उसका फ्यूनरल हो रहा होता है, तब की कहानी हो, तो क्रिटिकल पॉइंट से शुरू होती है। दिस पर्सन एड्रेसेस एंड इंटरेक्ट्स विद वन और मोर अदर पीपल, ये जो पर्सन जो ड्यूक है, वो जो ग्रैमेरियन का जो शिष्य है, ये एक या एक से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, एड्रेस करते हैं, उनको इंटरेक्ट करते हैं। बट वी नो ऑफ द एडिटर्स प्रेजेंस, लेकिन सुनने वाले की जो ऑडिटर, जो सुनने वाला है जिसको हम सुनते हैं, उसकी प्रेजेंस का हमें पता उन ऑडिटर के बोलने से पता नहीं चलता, उस स्पीकर के बोलने से ही पता चलता है। एंड वॉट दे से एंड डू, वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं लिसनर, ओनली फ्रॉम क्लूज इन डिस्कोर्स ऑफ द सिंगल स्पीकर, वो जो सिंगल स्पीकर जो डिस्कोर्स कर रहा है, जो बोल रहा है ना, जो हरकतें कर रहा है, जो इशारे दे रहा है, उसी से पता चलता है आप लोगों को कि भाई यहाँ पर कोई लिसनर भी है। जब वो बोलता है ड्यूक कि चलो ऊपर चलते हैं, फिर बोलता है कि चलो अब नहीं चलते हैं, और कहता है कि तुम्हारा राजा जो है, तुम मैसेज लेकर आए हो, तुम्हारा राजा को बोल देना कि मुझे दहेज की व्यवस्था ठीक कर दे, ठीक है ना, अपने को दहेज चाहिए साहब। तो इसका मतलब कोई ना कोई है, मैसेंजर है, जो उसकी सगाई का रिश्ता लेकर आया है, उसकी लड़की का रिश्ता लेकर आया है, वो मैसेंजर है। और यहाँ पता लगता है फ्यूनरल वाले में कि भाई उसके और भी जो साथी जो जा रहे हैं साथ में उसमें फ्यूनरल के अंदर, उन सबको बात बोल रहा है, तो उनकी बातों से पता लगता है, ठीक है ना, ये कह रहा है। थर्ड, द मेन प्रिंसिपल कंट्रोलिंग द पोएट्स चॉइस एंड फॉर्मेशन ऑफ व्हाट द लिरिक स्पीकर सेज इज टू रिवील द रीडर इन अ वे दैट एनहांसेस द इंटरेस्ट। वो इस तरह से कहानी कहता है स्पीकर, लिरिक का स्पीकर, जैसे जहाँ ड्यूक था या वहाँ पर शिष्य था ग्रैमेरियन का, टू रिवील टू द रीडर, कि रीडर को पूरी बात रिवील हो जाती है, पूरी बात सामने आ जाती है कि यार ये कहानी क्या थी। इस प्रकार से बातें कहेगा कि पूरी बातें आपको समझ में आ जाएंगी, रिवील हो जाएंगी, इन अ वे दैट इनहांसेस द इंटरेस्ट, इस तरह से कहेगा कि आपका उस कहानी में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। द स्पीकर्स टेम्परामेंट एंड कैरेक्टर, स्पीकर जो बोल रहा है उसका टेम्परामेंट, ड्यूक का स्वभाव कैसा था, उसके पता चल जाएगा। और जो बाकी कैरेक्टर हैं, डचेस है, पैंडोल्फ है, कोई और कैरेक्टर है, उन सब का भी बारे में हमें पता चल जाता है। इस तरह से कहानी को प्रेजेंट किया जाता है, पिक्चराइजेशन, कैरेक्टर पेंटिंग होती है इसके अंदर। तो खास बातें क्या होगी ड्रामेटिक मोनोलॉग में, इसमें कॉन्फ्लिक्ट से शुरू होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। वो जो राजा है वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को बताता है कि भाई वो ऐसी लड़की थी, मेरे दिमाग में चल रहा था, फिर मैंने उसको मरवा दिया। इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट चलता है इसके अंदर, इंटरनल एक्सटर्नल। प्रेजेंटेशन ऑफ सम सिचुएशन, इसमें किसी स्थिति को प्रेजेंट किया जाता है कि क्या चल रहा है उस महल के अंदर, वो बताया जाता है आपको। और कैरेक्टर पेंटिंग्स होती है, जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं उनकी इसमें पेंटिंग की जाती है। तो ये तो हो गया ड्रामेटिक मोनोलॉग। ध्यान रखना, ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा का पार्ट नहीं होता, ये तो एक प्रकार की पोएट्री होती है। अभी हम आगे इसके बाद पढ़ेंगे सलीलकवी और असाइड, वो भी कुछ इस तरह से होते हैं, बट दे आर पार्ट ऑफ ड्रामा, ठीक है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग डिफर्स फ्रॉम अ ड्रामा इन द सेंस, ये ड्रामा से अलग चीज होती है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ड्रामा से अलग होती है, किस सेंस में, देयर इज नो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। एक तो यहाँ ना इस ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स नहीं होते, यानी कि
पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे कहानी नहीं होती। यहाँ कहानी डायरेक्ट ही उस डचेस की मरने से शुरू हुई। वो मर गई, अब उसकी पत्नी चली गई, अब उसको एक नई शादी करनी थी, उसका एक रिश्ता कोई लेकर आया था। तो ये नहीं कि साहब एक लड़की पैदा हुई, एक राजा पैदा हुआ, उनकी फिर वो प्यार हुआ, उनमें शादी हुई, फिर झगड़ा हुआ, फिर मरवाया। नहीं, ऐसी कहानी नहीं होती। ये शुरू से शुरू नहीं होती है, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट से शुरू होती है, क्लाइमैक्स से शुरू होती है। इसमें क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स नहीं होता, नो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ड्रामेटिक मोनोलॉग हाउएवर डज नॉट डेजिग्नेट अ कंपोनेंट इन अ प्ले। ये प्ले का कंपोनेंट नहीं है, ये प्ले का पार्ट नहीं है दोस्तों, बट अ टाइप ऑफ लिरिक पोएम। ये तो एक प्रकार की लिरिक पोएम है, जैसे सोनेट होता है, जैसे एलिजी होती है। दैट वाज प्रेफर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। जो किसने प्रेफर किए हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने किए हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग इस चीजों को ऐसा लिखता था। ब्राउनिंग की माई लास्ट डचेस, एंड्रिया डेल सार्तो, ए ग्रामेरियन फ्यूनरल, ये सब जो है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के अंदर ही आती हैं। तो अभी एक बार हम इतना पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग सलीलकवी, असाइड और बाकी की और सारी भी लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे ड्रामा के बारे में, और हम अंतर पढ़ेंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग और सलीलकवी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।